जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी। अच्छा ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। आज हो रही है, आज है। जी जी ऐसा ही होगा। 130% कस्टम असेस्ड वैल्यू का आप लेंगे, फिर उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स पे कर देंगे। हाँ, यानी कि हाँ वही जो आपने सीक्वेंस बताया है कि कस्टम असेस्ड वैल्यू लेंगे, उसका 130%, फिर उसके ऊपर जो भी आपकी ड्यूटीज़ वगैरह होंगी या एफएडी वगैरह होगी वो ऐड हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। ऐसा ही है। जी और कोई क्वेश्चन है जी किसी का भी? अच्छा, अब टैक्स फ्रॉड कल हमने क्लास में डिस्कस किया था। टैक्स फ्रॉड का ना क्रॉस रेफरेंस है काफ़ी सारी प्रोविजंस के साथ। ठीक है, नॉर्मली एग्जामिनर जो है, जो नया इस तरह का कोई टॉपिक आता ना, उसके वो जनरली जो बजट के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट होती है ना, उसमें टेस्ट कर लेता है। टैक्स फ्रॉड मैंने जैसे आपको कल बताया था कि पहले इसमें ये दो तीन चीज़ें बस होती थी, ये दो तीन ये वाली। अब उसने एक तो इसकी डेफिनेशन को ब्रॉडर कर दिया है। फिर उसने कहा है कि इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन जो है वो प्रेजेंट हुई तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा या सब्सीक्वेंटली फिर ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। और फिर पहले पता क्या होता था, ये एक मसला था पहले कि कमिश्नर अगर आपको एक दफ़ा सस्पेंड कर दे या ब्लैक लिस्ट कर दे ना। देखिए वो सर्कुलर आया हुआ है ना, एफबीआर का एक जनरल ऑर्डर आया हुआ है जिसमें उसने वो तरीका कार बताया हुआ है। अगर रिटेल प्राइस पॉसिबल नहीं है तो फिर आपने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। जब एफबीआर ने खुद से कह दिया है तो फिर थर्ड स्केड्यूल आइटम पे वैसे तो रिटेल प्राइस पे है टैक्सेशन, लेकिन खुद से उन्होंने, मैंने आपको समझाया हुआ था ना कल के जनरल ऑर्डर का मतलब क्या होता है। चलिए बताएं समीउल्लाह, जनरल ऑर्डर क्यों इशू होता है बताएं। पहले तो लॉजिक बताएं ना उसकी। तो इंटरप्रेट लॉ वैसा तो नहीं है, बिल्कुल गलत है बिल्कुल आपकी ये बात। लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए तो सर्कुलर इशू होता है। जनरल ऑर्डर जो है सेल्स टैक्स का वो क्यों इशू होता है, कल मैंने दोबारा भी आपको बताया था और पहले दूसरे दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? अच्छा एक सेकंड। जी अब हो रही है जी शो। जी ठीक है। तो जनरल ऑर्डर के पीछे लॉजिक क्या थी कि सेल्स टैक्स का जो एक्ट है ना,
उसमें एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 50 समथिंग है, 56 है या 55 है। ये इस तरह की चीजें भी कल को पेपर में आ सकती हैं आपको, ठीक है। कि अगर लॉ की जो प्रोविजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी किस्म की भी कोई डिफिकल्टी अराइज हो, कोई मसला आ रहा है, तो एफबीआर के पास पावर है कि वो जनरल ऑर्डर इशू कर सकता है उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए। अब डिफिकल्टी क्या आ रही है? डिफिकल्टी ये आ रही है कि प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है कि इंपोर्ट स्टेज पे वो प्रिंटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने टिश्यू पेपर इंपोर्ट किया है बल्क में, या जैसे वो क्वेश्चन में था आपने चाय इंपोर्ट की है, ठीक है, या इसी तरह और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है थर्ड स्केजुअल में, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट कर कि नहीं भाई रिटेल प्राइस पे क्यों नहीं लग रहा, तो उसमें मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका, ठीक है। अब आवाज़ नहीं आ रही? आ गई है? अच्छा, शायद मेरा नेट का इशू था, मैं इस वजह से। तो अब मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ जी। देखें ना, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया है। हालांकि ये सारे का सारा जो क्वेश्चन था, इसको मैंने डिटेल में कल लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब मसला सिर्फ वही है आप सब लोगों का कि यानी कि अब आप बड़े नहीं हो पा रहे। आप चाहते नहीं है कि आप लोग जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो। यानी कल वाला लेक्चर अगर सुना होता डिटेल्ड में, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस का जवाब था। लेकिन वो लेक्चर मुझे कंफर्म्ड है कि वो भाई ने सुना नहीं होगा। उन्होंने कहा होगा टीचर से पूछते हैं, ये बताएगा, ठीक है ना। अब आप कैफ के स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप फाइनल लेवल पे आ गए हैं, और साल 2 साल में आपके आर्टिकल ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब आप जाएंगे प्रैक्टिकल फील्ड में, तो फिर आपकी आंखें खुलेंगी कि काम होता कैसे है, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे भी फर्म में आपको सीनियर्स हैं आपके, या पार्टनर्स वगैरह हैं या मैनेजर्स हैं जो आपको गाइड कर देते हैं। वहाँ पे फिर कोई गाइड नहीं करेगा, और वहाँ पे इस तरह की जो आपकी ये होती है ना। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि भाई शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़ो, अभी से मेहनत करो खुद से, ठीक है। और अभी से रिसर्च की आदत डालें कि कोई भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ है तो मैं खुद से रिसर्च करूंगा, बजाय इस दे के मैं टीचर को पूछूं जाके। अगर आप खुद से रिसर्च की आदत डाल लेंगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी। जब मिल जाएंगी तो आपको एक रिलायंस आपको दूसरों पे ख़त्म हो जाएगी आपकी, और यही आपको कल को प्रोफेशनल फील्ड में भी काम करेगी, ठीक है। बहरहाल आगे आपकी मर्जी है जी। तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ जी। मैं टैक्स फ्रॉड का ये बता रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि एग्जामिनर जो लॉ में चेंजेस आई होती है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट में या उससे अगली अटेम्प्ट में टेस्ट कर लेता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि वो आपको जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा इसका, इनमें से कोई भी एक सिनेरियो वो डिस्कस कर लेगा न्यूमेरिकल के अंदर, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, और आपसे कहेगा कि इसका इम्पैक्ट बताओ क्या होगा, ठीक है। तो पहला इम्पैक्ट तो आपने ये बताना है कि ये टैक्स फ्रॉड कंसिडर होगा। जब टैक्स फ्रॉड कंसिडर होगा तो वो कमिश्नर के पास पावर है कि वो आपको सस्पेंड कर सकता है या सब्सिक्वेंटली ब्लैक लिस्ट कर देता है, कर सकता है। अच्छा, फिर इसके ऊपर पेनल्टी भी है, और इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट चार्ज भी। अगर आप टैक्स फ्रॉड करते हैं तो पेनल्टी कितनी है और डिफ़ॉल्ट चार्ज कितना है, ये भी आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। अभी बता देता हूँ कितना है। अगली बात एक इसके अंदर कल रह गई थी डिस्कस करने वाली, वो ये एक आखिरी पैराग्राफ है जी। अच्छा, अब ज़रा ना अपील का मैकेनिज़्म ज़रा समझ लीजिएगा। अभी रिसेंटली ना, पिछले साल नहीं, 2-3 महीने पहले ही
एफबीआर ने जो अपील का सारा मैकेनिज्म है ना वो भी चेंज कर दिया है। ठीक है, कैसे चेंज कर दिया है मैं आपको ज़रा ओपन करके पहले सरसरी सा बता दूं। अच्छा, अब जो मैकेनिज्म अपील का चेंज हुआ है ना वो क्या चेंज हुआ है, अगरचे फाइनल लेवल पे जो एग्जामिनर है वो ये इस तरह की जो थोरेटिकल चीज़ें हैं वो टेस्ट नहीं करता। ठीक है, ये सारी थोरेटिकल चीज़ें हैं, अपील किसको करनी है, किन रीजंस की बेस पे करनी है, कितने दिनों में करनी है, कितनी फीस होगी, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली एग्जामिनर कैफ लेवल पे थोरेटिकल सब्जेक्ट में पूछ लेता है, फाइनल लेवल पे जनरली टेस्ट नहीं करता। लेकिन अब चूंकि इसमें भी इसके सारा मैकेनिज्म चेंज हो गया है अपील्स का, 2-3 महीने पहले ये एक एड में मार्च में ना ये एक लॉ आया था, टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024। ठीक है, जिसमें जो सारे का सारा अपील का मैकेनिज्म है ना वो उसने चेंज कर दिया है। जब चेंज कर दिया है तो अगेन ये टॉपिक अब इम्पोर्टेंट हो गया है। इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है 4-5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, जैसे पिछली अटेम्प्ट में उसने सर्विस ऑफ नोटिस, ये एक सेक्शन है, थ्योरेटिकल सेक्शन है, उसके ऊपर 5-6 नंबर का क्वेश्चन बना के पूछ लिया है। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया था उस सेक्शन का और उस रूल का, वो रूल उसने निकाल के आंसर कर दिया। इसी तरह फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब चेंज क्या आया है जी, कि इस अमेंडमेंट एक्ट 2024 से पहले अपील का मैकेनिज्म सीधा सीधा सा था। सीधा सीधा से क्या था कि डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट को आप अपनी रिटर्न फाइल करते थे, जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते थे डीम्ड असेसमेंट हो जाती थी। जब डीम्ड असेसमेंट हो जाती थी, डीम्ड असेसमेंट का मतलब कि रिटर्न में जो भी आप डिक्लेयर करते थे वो एफबीआर एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता था। कि आपने फॉर एग्जांपल अपने रिटर्न में डिक्लेयर किया कि मेरी मेरी टैक्सेबल इनकम है जी, लेट्स सपोज 10 मिलियन, और मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो है 1 मिलियन। ठीक है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, इसी तरह सेल्स टैक्स होगा। तो वो एज इट इज जैसे आप प्रेजेंट करते थे वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसे कहते हैं डीम्ड असेसमेंट। अच्छा, उसके बाद अगर एफबीआर के पास सब्सीक्वेंटली कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का वर्ड लिखा हुआ है सेक्शन 122 में। ऐसे नहीं होना हर जब दिल करेगा किसी की असेसमेंट जो है वो पकड़ के अमेंड कर दी। उन्होंने लॉ में लिखा हुआ है कि जब तक आपके पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी ना, आप उस रिटर्न को छेड़ नहीं सकते, जो मैंने ये डिक्लेयर की भी है ये वाली ऊपर। ठीक है, अगर एफबीआर के पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, किस तरह से आ सकती है जी, थ्रू ऑडिट आ सकती है। एफबीआर ने आपका ऑडिट किया, उसको पता चल गया कि भाई तुम्हारी तो इनकम जो है वो 10 मिलियन नहीं है बल्कि 20 मिलियन है। ठीक है, या अदरवाइज, अदरवाइज में क्या हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट आपकी उसने बैंक से मंगवाई। ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों से गाड़ियों का रिकॉर्ड मंगवाया, देखा कि तुम्हारे नाम पे तो 4 गाड़ियां आ रही हैं जबकि तुमने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर ही नहीं की कोई भी गाड़ी। ठीक है, या सोसाइटियों से डाटा निकलवाया, तो सोसाइटी से जब डाटा निकलवाया तो पता चला कि भाई इस बंदे के नाम पे तो 10 प्लॉट हैं जबकि रिटर्न में तो आ नहीं रहे। ठीक है, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ एफबीआर की अगर विल हो, अगर डिटर्मिनेशन हो, तो डाटा सारे का सारा एफबीआर के पास अवेलेबल है। यानी ये जो नॉन फाइलर हैं, अभी जिनका नंबर आजकल कोर्ट हो रहा है 45 लाख के करीब,
वो बंदे हैं जो नॉन फाइलर हैं और लाइबल टू फाइल रिटर्न है, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करते। उसका सारे का सारा डाटा एफबीआर के पास हर तरह के सोर्स से अवेलेबल है। ठीक है। मसला सिर्फ विल का है कि वो है ही नहीं, विल ही नहीं है कि उन लोगों को पकड़ा जाए। ठीक, क्योंकि उनमें से ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग जो हैं वो उन्हीं के अपने सर्कल्स में से हैं। तो जब इस तरह की इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास आ जाती है जी, तो फिर वो आपकी असेसमेंट को अमेंड कर देता है जी। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। सेल्स टैक्स में भी ऐसा ही होता है और इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है। ठीक है। अच्छा। फिर इसमें एक बात और याद रख लीजिएगा कि क्या वो किसी भी साल की असेसमेंट को अमेंड कर सकता है सब्सिक्वेंटली? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम जो टाइम है जी 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। ठीक है। इसमें एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी है, वो मैं जब आएगा तो आपको समझाऊंगा। वैसे तो लॉ में लिखा 5 साल ही है, लेकिन वो बनते 6 साल है, ये बस आपने याद रखना है। ठीक है। बनते 6 साल है। कैसे बनते हैं वो फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। इसी वजह से जब आप सेक्शन 174 में जाते हैं, सेक्शन 174 जो है वो रिकॉर्ड से परटेन कर रहा है। तो वहाँ पे अगर आपको याद हो, आपने कैफ लेवल पे भी पढ़ा होगा कि रिकॉर्ड कितने साल के लिए रखना होता है जी टैक्स के अंदर? 6 ईयर्स के लिए। ठीक है। क्योंकि असेसमेंट जो है वो भी आपकी 6 साल तक अमेंड हो सकती है। यानी अब आज की डेट में मैं चला जाऊं तो आज चल रहा है जी 31 जुलाई 2024। इससे बैक एंड 6 साल चले जाएं पीछे, यानी 2018 तो अब हो गया क्लोज। ठीक है। अब आज की डेट पे अगर एफबीआर ने किसी भी बंदे की असेसमेंट अमेंड करनी है, किस साल की कर सकता है जी? 2019 की। ठीक है। ये इस तरह से। अच्छा। उसने आपकी असेसमेंट अमेंड कर दी, और जाहिर सी बात है असेसमेंट जब अमेंड की होगी तो क्या किया होगा, कम तो नहीं करेगा ना, वो आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ा देगा। उसने कहा भाई तुम्हारी जो टैक्सेबल इनकम है ना वो बनती है 20 मिलियन। ठीक है। और उस पे जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो बन रही है 25 मिलियन। ठीक है। 1 मिलियन तुमने ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी का जो 15 लाख है ना, अलॉन्ग विद डिफॉल्ट चार्ज। ठीक है। अलॉन्ग विद पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज। ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा बस खाली टैक्स दे दो। अगर आप वो आपको खाली ये कह दे कि सिर्फ टैक्स दे दो, तो फिर जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसके लिए तो मसला है ना, कि एक ईमानदार टैक्स पेयर जो है उसने खुद से टैक्स पे कर दिया, और जो जिसने 2 नंबरी की है, टैक्स चोरी किया है जिसने, उसको जब आप पकड़ेंगे तब आप उसको कहें चलो यार आप दे दो टैक्स। ठीक है। इसलिए उन्होंने लॉ में लिखा हुआ है कि भाई ना सिर्फ टैक्स लगेगा, बल्कि जितना अरसा वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही उतना अरसा डिफॉल्ट भी देना पड़ेगा तुम्हें। डिफॉल्ट चार्ज उसका एक रेट है। ठीक है। और इसमें भी इस दफ़ा बजट में चेंज आई है, ये भी आपने अभी याद कर लेना है, तीनों लॉज में ये चेंज है। 12% पर एनम, और काइबोर +3% पर एनम, विच एवर इज हायर। पहले सिर्फ लॉ में 12% का वर्ड था। इस दफ़ा बजट में चूंकि काइबोर बहुत ज़्यादा है, अभी बल्कि कल परसों ही जो है वो 1% रिड्यूस होने के बावजूद 19.5% है इस वक्त पाकिस्तान में काइबोर। ठीक है। आज से आप 3 महीने पहले चले जाएं तो ये 22-23% पे चला गया, तो 25 की बातें हो रही थी। तो अब शुक्र है अल्लाह का कि आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो रहा है। महंगाई जो है वो अगरचे नज़र कहीं नहीं आ रहा कि महंगाई कम हो रही है, बल्कि आजकल तो आपको पता ही है कि हर बंदा जो है वो बिजली के बिल से तंग है। तो बहरहाल बाकी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो काइबोर का जो रेट है वो उन्होंने कम कर दिया।
तो डिफॉल्ट सचाए आप कैसे कैलकुलेट होता है, मिसाल के तौर पे आप आज की डेट पे बैठ के ना, कमिश्नर ने आपको नोटिस दिया 2020 का, टैक्स ईयर 2020 का, ठीक है, यानी आपका ईयर एंड था 30 जून 2020, ठीक है, और आज है जी 31 जुलाई 2024। अच्छा, 30 जून की रिटर्न जो इनकम टैक्स में फाइल होती है ना, वो नॉर्मली दिसंबर पे फाइल होती है, ठीक है, या दिसंबर पे होती है या सितंबर पे होती है। यानी आपने ये जो टैक्स था ना 2.5 मिलियन का, ये वाला, ये आपने 31 दिसंबर 2020 पे देना था, लेकिन आपने सिर्फ 1 मिलियन का टैक्स दिया। बाकी का जो 15 लाख है वो आपने कहा यार ठीक है, पकड़े गए तो दे दूंगा, नहीं पकड़े गए तो क्या ये टैक्स। ठीक है, 6 साल की बात है ना, 6 साल में रिस्क ले लेता हूँ, 6 साल निकल गए तो मेरे से पूछ ही नहीं सकता कमिश्नर। अगर 6 सालों में पकड़ा गया, जब पकड़ा जाऊंगा तो दे दूंगा। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। जब वो पकड़े भी जाते हैं ना 6 साल में, तो आपको पता है कि वो जो टैक्स का ऑफिसर होता है, वो क्या करता है जी, 15 लाख रुपए तुम्हारी डिमांड है, ऐसा करो मुझे 2 लाख रुपए दे दो, ये नोटिस गायब हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे कॉमन फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर। तो वो बंदा कहेगा ठीक है यार, ये लो पकड़ो 2 लाख, वरना तो मुझे 15 लाख देना पड़ना था, ये 2 लाख रुपए पकड़ो और नोटिस खत्म। किसी को पता ही नहीं कि कोई इस बंदे ने भी टैक्स की है, वही इनकी है। ठीक, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। इसीलिए वो डिजिटलाइजेशन की जो बात की जाती है ना, वो इसी वजह से की जाती है कि इन लोगों के साथ जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है टैक्स पेयर की, वो ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, वरना तो हर बंदा, आप किसी भी टैक्स ऑफिस में चले जाएं और जाके देख लें वहाँ पे क्या हाल है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताइएगा फिर। ठीक है, कोई एक भी ऑफिस मुझे बता दें, एक भी रीजनल ऑफिस जहाँ पे ये 2 नंबरियाँ नहीं होती। 2 नंबरियाँ तो छोटा वर्ड है, पता नहीं कितने कितने नंबरियाँ हो रही हैं। हाँ, एसआरबी में सुना है कि नहीं है, ठीक है आपकी बात, एसआरबी में या पीआरए वगैरह में नहीं है, एफबीआर की बात कर रहा हूँ। एसआरबी और पीआरए की कलेक्शन ही बहुत कम है। ठीक है, पीआरए की मेरे ख्याल में जो टोटल कलेक्शन है ना पूरे साल की, वो सिर्फ 200 मिलियन है, डेट्स इट। एसआरबी की कितनी है, कोई आइडिया है? एसआरबी की मेरे ख्याल में 500 मिलियन होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड एफबीआर की कलेक्शन आपने देखा ही था, जो हमने पहले दिन पढ़ा था, कितनी है कलेक्शन एफबीआर के इस दफ़ा जो टारगेट है, वो 13,000 अरब रुपए का है। 13,000 अरब के मुकाबले में जहाँ पे 200 मिलियन कलेक्ट हो रहा है या 300-400 मिलियन हो रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो एसआरबी और पीआरए जो हैं वो बड़े छोटे लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ, जायज़ काम के भी वरना तो आपको इतने चक्कर लगवाते हैं वो टैक्स ऑफिस के कि आप खुद ही तंग आ जाते हैं। वो बंदा कहता है यार चलो, जितने चक्कर है वो, जितना आजकल जो जितना फ्यूल का रेट है, जितने चक्कर मुझे वहाँ पे लगने पे मेरा फ्यूल का खर्चा और मेरा टाइम वेस्ट हो जाना है, उससे बेहतर है इसी को 50,000 रुपये दे देता हूँ, ये मेरा काम कर देगा। ठीक है, ये भी है। बहरहाल, तो तो आपने टैक्स देना था 31 दिसंबर 2020 पे, लेकिन आपने जाके टैक्स दिया है 31 जुलाई 2024 पे। तो अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो आपसे 15 लाख रुपए लेके आपको छोड़ देगा। एक तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगी, और जो भी पेनल्टी होगी वो भी हम पढ़ लेते हैं, टैक्स फ्रॉड की पेनल्टी क्या है। और सेकंड, आपको जितने महीने भी ये ये जितने डेज के लिए भी ये पेमेंट आउटस्टैंडिंग रही है ना, उतने डेज का डिफॉल्ट चार्ज लगेगा। यानी 31 दिसंबर 2020 से लेके 31 जुलाई 2024 तक, तकरीबन 3.5 साल, 3.5 या 3.7 मंथ्स बनते हैं, 3.7 ईयर, सॉरी, ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग रही, ये एफबीआर को जमा नहीं हुई, तो इसके ऊपर आपको डिफॉल्ट लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल काइबोर नॉर्मली ज़्यादा आ जाएगा आजकल, प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि 19.5 है काइबोर, 19.5 प्लस 3 यानी 22.5%। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय 3.7। 22.5 जो है वो पर एनम रेट है,
उस 3.7 ईयर्स का अगर लगाना है तो 3.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट सा चार्ज आ जाएगा, ये आप देखें अगर, ये देखिए तकरीबन उतनी अमाउंट का ही डिफ़ॉल्ट बन गया। यानी 15 लाख का टैक्स था, 12 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट सा चार्ज लगेगा। और पेनल्टी भी हमेशा टैक्स के बराबर ही होती है नॉर्मली, ठीक है। यानी जितना टैक्स आपने देना था उससे डबल आपको डिफ़ॉल्ट और पेनल्टी के फॉर्म में लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, अब जब उसने आपकी असेसमेंट को अमेंड किया तो आपने देखा कि यार मेरे पास तो बहुत बड़ा रिस्क आ गया। अब अगर ये मैंने कंसीड कर लिया तो टैक्स तो मुझे देना ही देना है, साथ मुझे पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट भी लगा देगा ये, ठीक है। प्लस ज़्यादातर केसेस में डिपार्टमेंट के एंड से क्या होता है, जिस तरह आप लोग ऑडिट में करते हैं ना कि पिछले साल की फाइलें निकाली और पिछले साल की फाइलें निकाल के जो काम हुआ हुआ है ना वर्किंग पेपर्स पे, बस उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। हम भी ऐसे ही करते थे, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अनलेस के कोई बहुत ही अच्छा कोई बंदा को सीनियर मिल जाए जो आपको गाइड करे कि नहीं भाई इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्शंस होती हैं, कोई एक आधा शायद किस्मत हो तो मिल जाए, वरना जनरली क्या होता है कि वो कहते हैं भाई वो फाइला पई ने, वो तो जो देख ला है पिछली दफ़ा जिस तरह काम हुआ है ना बस उसी तरह तू कर लेना, ठीक है। तो हमारे ये जो डिपार्टमेंट लेवल पे जो कमिश्नर हैं, सीएसएस ऑफिसर्स, ये भी यही कुछ करते हैं। क्या आपके ख्याल में इनके पास टैक्स का नॉलेज है? बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी जाके इनसे मिल लें और कभी डिस्कशन कर लें। यानी आप में सारे लोग ऑब्वियसली सीए इंटर तो हैं, तो मैं कंफर्म कहने को तैयार हूँ कि उनमें से 90% के पास जो नॉलेज है और जो आपके पास नॉलेज है उनमें ज़मीनों आसमान का फ़र्क होगा। यानी आपका नॉलेज उनसे ज़्यादा होगा टैक्स का, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अजान हो जाए जी, खत्म हो। जी आवाज़ आ रही है जी। तो मैं ये बता रहा था कि नॉर्मली क्या करते हैं कमिश्नर्स लेवल पे लोग
कि पिछले साल का जो ऑर्डर किसी और ने किया होता है ना, या उन्हीं ने किया होता है, उसी को उठाते हैं। जो इश्यूज पिछले दफ़ा साल में या आज से 2-4 साल पुराने चल रहे हैं किसी क्लाइंट के, वही इश्यूज दोबारा उन्हीं इशू पे दोबारा से ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। और और ज़्यादातर केसेस में वो जो उसके अंदर जो इश्यूज होते हैं वो होते ही नहीं हैं, सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए। एक ओवरऑल लेवल लेवल पे टारगेट होता है, और एक डिपार्टमेंटल लेवल पे टारगेट होता है। कि ओवरऑल तो 13,000 अरब रुपए का टारगेट है इस साल हमारा, ये एफबीआर ने अचीव करना है। अब एफबीआर ने उस 13,000 अरब को आगे डिवाइड किया हुआ है कि एफबीआर कराची से हमें आएगा 3,000 अरब, लाहौर से आएगा 1,500 अरब, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह इस्लामाबाद से इतना अरब आएगा। ठीक है। और अब फिर होता, आप पता क्या है, ये स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, चलें ये स्ट्रक्चर भी ज़रा जल्दी से समझ लें, तो ये बेसिक सी चीज़ें जब तक आपको नहीं होंगी तो। कि सबसे मेन पे बोर्ड होता है जी, एफबीआर, और एफबीआर का एक चेयरमैन होता है, जो उसके बारे में आज शायद कोई खबर चल रही है कि वो उसने डर के मारे कि 13,000 अरब मैं कैसे करूं भाई कलेक्ट, उसने रिटायरमेंट ले लिया, लिए कह रहा है मैं रिजाइन करने लगा भरत। तो एफबीआर का बोर्ड है जी, सॉरी बोर्ड में एफबीआर का, सॉरी, चेयरमैन है। और फिर ना निचले लेवल पे ना रीजनल ऑफिसेज होते हैं, जहाँ पे जो हेड होता है ना वो होता है चीफ कमिश्नर। चीफ चीफ कमिश्नर जो होता है ना वो रीजनल हेड होता है। रीजनल हेड का मतलब कि लाहौर का एक चीफ कमिश्नर होगा या दो होंगे हो सकता है, कराची का होगे दो, एक चीफ कमिश्नर, एक मुल्तान का होगा, एक पेशावर का होगा, इस तरह करके। ठीक है। वो उस पर्टिकुलर रीजन का जो हेड है ना उसको चीफ कमिश्नर कहते हैं। अच्छा, इस चीफ कमिश्नर के अंडर ना कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है। फिर इस कमिश्नर के अंडर एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं। डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर। फिर इनके अंडर ना वो ऑफिसर्स होते हैं सारे। ठीक है, ऑफिसर जिनमें ऑडिटर्स आ जाते हैं, ऑफिसर्स इनलैंड रेवेन्यू आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं सारे। ठीक है। यानी ऑपरेशनल लेवल का स्टाफ। तो होता क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, फॉर एग्जांपल लाहौर को टारगेट दिया गया है कि तुमने पूरे साल में 1,500 अरब रुपया लेना है। डोर क्लोज करके जाओ। कि तुमने पूरे साल में 1,500 बिलियन कलेक्ट करना है। अब ये क्या करेगा, इसने नीचे जो कमिश्नर्स हैं ना लाहौर में, फॉर एग्जांपल टोटल जो हैं वो 50 कमिश्नर हैं। तो लाहौर के जितने भी टैक्स पेयर्स हैं ना रजिस्टर्ड, उनको ना डिवाइड कर दिया जाता है इन 50 कमिश्नर्स के पास। एक कमिश्नर है, जो भी उनकी बेसिस होंगी, जो भी उनकी बेसिस होंगी, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि भाई जो भी कंपनी अल्फ़ाबेटिक ए से स्टार्ट होगी ना वो इस कमिश्नर के पास होगी। जो भी कंपनी अल्फ़ाबेटिक बी से स्टार्ट हो रही है वो फलाने कमिश्नर के पास होगी। ये बेसिस हो सकती हैं। या सेक्टर वाइज हो सकता है कि सीमेंट सेक्टर सारा जो है वो एक कमिश्नर के पास है, फर्टिलाइजर सेक्टर जितना भी है लाहौर का वो बी कमिश्नर के पास है, केमिकल सेक्टर जो है वो सी के पास है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो डी के पास है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। और फिर इन कमिश्नर्स को आगे असिस्ट करने के लिए एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर उनके अंडर ऑफिसर्स बैठे होते हैं सारे। ठीक है, इस तरह से ऑपरेट करती है टैक्स की मशीनरी। तो फिर ये जो 1,500 का टारगेट इस चीफ कमिश्नर को दिया हुआ है, इसने भी फिर आगे डिवाइड कर देना है ना इस टारगेट को। इसने आगे डिवाइड कर दिया 50 कमिश्नर्स के अंदर के, भाई जो सीमेंट सेक्टर को देख रहा है ना, इसने पूरे साल में 100 अरब रुपया लेके देना है मुझे। जो बैंकिंग सेक्टर को देख रहा है उसने पूरे साल में मुझे 200 अरब लेके देना है। तो हर महीने इसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है पूरी की पूरी। ठीक है। तो जब कमिश्नर के ऊपर प्रेशर आता है, जब वो देखता है कि भाई शॉर्टफॉल है, टैक्स नहीं जमा हो रहा, तो वो आपकी असेसमेंट अमेंड कर देता है। ठीक है, ताकि जो उसका टारगेट है वो उसके आसपास आ जाए। ठीक है। तो और वो असेसमेंट जो है रॉन्ग अजम्पशंस के ऊपर और रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नॉर्मली बेस होती है। हाँ जी। एग्जाम्पशंस भी नहीं देते, रिफंड्स वगैरह आप लोगों के साथ फंसे रहते हैं कई कई साल।
तो इन सारे रीजन्स की वजह से होता है। अच्छा, तो अब ये डिफ़ॉल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जब आपकी असेसमेंट अमेंड हो जाती है ना, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ज़्यादातर केसेस में फॉल्टी होती है, जो असेसमेंट होती है आपकी, जो अमेंड हुई होती है गलत होती है, तो टैक्स पेयर तो हमेशा अपील में चला जाता है। अब टैक्स पेयर के पास जो अपील्स के फॉरम है ना, पहला फॉरम था पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के नाम से। पहले आप यहाँ पे अपील फाइल करते थे, ठीक है। यहाँ से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट फॉरम पे चले जाते हैं जी, जो कि है एपेलेंट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, ATIR भी से कहते हैं, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड शॉर्टकट है वो CIR अपील्स, CIR ए के नाम से। एपेलेंट ट्राइब्यूनल से अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता था तो आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, और अगर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। इसलिए जो एक असेसमेंट आपकी अमेंड हुई होती है ना, चूंकि आपके पास चार फॉरम्स हैं अपील्स के, और हमारा जो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में ही बड़ा करके है, बहरहाल अदालती निज़ाम तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द वर्स्ट है पूरी दुनिया दुनिया का। जिस किस्म का हमारा अदालती निज़ाम है, आपको पता है कि केस कितने कितने साल, 20 20 25 25 साल लगे रहते हैं कोर्टों के अंदर। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब कि 2000, मैं अपनी कंपनी की एक एग्जांपल दे दूं कि मेरी कंपनी के 2003 का, 2004 का, 2005 का केस अभी भी कोर्ट में लगा हुआ है, ठीक है। जिस ज़माने में मैंने अभी मैट्रिक किया था या CA भी शुरू किया था, उस ज़माने का केस भी लगा हुआ है कोर्ट के अंदर। तो उसका अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा फैसला, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। तो तो अब उन्होंने ना एक एस्टिमेट लगाया अभी रिसेंटली, नई गवर्नमेंट जब आई, कि भाई कितने कितने अरब जो है वो फंसा हुआ है इन सारे टैक्स के केसेस के अंदर। तो हमें वो फिगर आई थी 3000 या 4000 अरब रुपया, ठीक। तकरीबन 4000 बिलियन जो है ना, वो इन टैक्स केसों में डिफरेंट लेवल्स पे स्टक अप है गवर्नमेंट का। तो उन्होंने असेसमेंट तो अमेंड कर दी आपकी, और डिमांड जो थी, लेकिन वो डिमांड जो है वो लोग अपीलों में चले गए, लोगों ने अपीलों में जाके स्टे ले लिया। जब स्टे ले लिया तो डिमांड जो है वो ऑब्वियसली पे नहीं हुई, और अपीलें लग नहीं रही। जब अपीलें लग नहीं रही तो इसका मतलब है वो पैसे जो हैं वो स्टक है, ठीक है। तो अब रिसेंटली चेंज क्या है, चेंज से पहले सॉरी एक बात और बता दूं कि ये भी अक्सर लोगों को क्लियर नहीं होता, कि ये जो अपील के फॉर्म्स है ना, ये सिर्फ टैक्स पेयर के लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए भी है। देखिए ना, डिपार्टमेंट ने आपकी असेसमेंट अमेंड की, आप उसके अगेंस्ट चले गए कमिश्नर अपील्स में, कमिश्नर अपील्स ने आपकी फेवर में फैसला दे दिया, यानी टैक्स पेयर की फेवर में फैसला दे दिया। तो अब डिपार्टमेंट के पास राइट है कि डिपार्टमेंट आगे अपील में चला जाता है, जा सकता है अपील में, ठीक है। एपलेंट एपलेंट ट्राइब्यूनल में फैसला डिपार्टमेंट की फेवर में आ गया। अब अगेन टैक्स पेयर के पास राइट है कि वो हाई कोर्ट में चला जाए, ठीक है। तो इस तरह चलते चलाते जो बड़े केसेस होते हैं ना, जिनमें मिलियंस एंड बिलियंस इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ उनको सेटल होते होते सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, यानी सारे जो अपील के फॉरम्स हैं उनको एग्जॉस्ट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली टाइम तो लग जाता है। लेकिन टाइम जो है वो फिर 2 3 साल मैक्सिमम लग जाने चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए कि 20 20 25 25 साल लग जाए, ठीक है। बहरहाल, तो अब उन्होंने इसका एक एक वे आउट अभी रिसेंटली निकाला है जी। वो वे आउट क्या है, कि वो ये है, जो मैं अभी ओपन किया था, ये है जी, कि अगर जो आपकी असेसमेंट अमेंड हुई है ना, उसमें आपकी डिमांड जो है वो 20 मिलियन से कम है, इनकम टैक्स में 20 मिलियन का थ्रेश होल्ड रखा है, सेल्स टैक्स में 10 मिलियन का रखा है, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 5 मिलियन का रखा है। अगर तो जो डिमांड है वो इस थ्रेश होल्ड से कम कम लेवल की है, फिर आप जाएंगे कमिश्नर अपील्स में, ठीक है। लेकिन अगर जो डिमांड है वो इनकम टैक्स में 20 मिलियन से ज़्यादा है,
सेल्स टैक्स में 10 मिलियन से ज़्यादा है और फेडरल एक्साइज में 5 मिलियन से ज़्यादा है, तो कमिश्नर अपील वाला जो फॉरम है ना वो बीच में से निकल गया। अब आपको डायरेक्ट अपील करनी पड़ेगी एपेलेंट ट्राइब्यूनल। ठीक है जी, ये इस दफ़ा चेंज आई है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये पेपर में आ सकती है ये वाली। अच्छा। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चेंज क्या आई कि आप कमिश्नर अपील्स में चले गए। फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड निकली 10 मिलियन की, आप कमिश्नर अपील में चले गए इनकम टैक्स में। कमिश्नर अपील से आपके अगेंस्ट फैसला आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? ट्राइब्यूनल में जाके अपील करेंगे? वो कहता है नहीं, कमिश्नर अपील से या ट्राइब्यूनल से जो भी ऑर्डर आएगा ना, वो उसके बाद आगे जो है हाई कोर्ट में जाएगा सीधा ही। यानी ट्राइब्यूनल से फैसला आया हाई कोर्ट में जाएगा, कमिश्नर अपील से फैसला आया ट्राइब्यूनल में नहीं जाएगा, वो भी सीधा हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो एक जो अपील बीच में अपील का जो फॉर्म है ना वो उन्होंने निकाल दिया। ये चेंज आई है। ठीक है, बाकी की चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकल हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं। जो असल चेंज थी वो मैंने आपको बता दी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएंगे। हाँ, हाई कोर्ट में पहले तो सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट होता था, अब थोड़ी सी चेंज आ गई है इस दफ़ा। अब मैटर ऑफ फैक्ट के अलावा जो सॉरी मैटर ऑफ लॉ पहले होता था, सॉरी, मैटर ऑफ फैक्ट नहीं, मैटर ऑफ लॉ। अब हाई कोर्ट में मैटर ऑफ लॉ भी है और मैटर ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। जो चेंज, ये भी चेंज आई है इस दफ़ा अपील में। ठीक। हाँ, वो 5 साल काउंट कैसे करने हैं वो जब अभी टॉपिक आएगा ना तो फिर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी वो उसके लिए टाइम नहीं है। सिर्फ इतना याद रख लें कि 6 साल बनते हैं। काउंटिंग इस तरह से होती है कि वो 6 बन जाते हैं। तो अब काउंटिंग करनी कैसे है वो जब आएगा तो आपको, जब टॉपिक आएगा तो बता दूंगा। अब मैं वापस आ जाता हूँ जी। अच्छा, अब टैक्स फ्रॉड की तरफ मैं अगर वापस आ जाऊँ, टैक्स फ्रॉड अगर आप करते हैं तो पेनल्टी कितनी है जी, या डिफॉल्ट से चार्ज की पहले बात कर लेते हैं। ये सेक्शन 34 है जी। 30 डेज वाली बात कौन सी जी? ये तो रिकवरी की बात कर रहा है ना, कि जब वो ऑर्डर करेगा आपको 30 दिन का टाइम देगा। ये तो लॉ में लिखा हुआ है ना। कमिश्नर अपील अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर देता है या ट्राइब्यूनल आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर देता है तो 30 दिन का टाइम मिलेगा आपको। ये नहीं है कि फौरन आपने टैक्स जमा कराना। अच्छा जी, अब ज़रा मैं वापस सेल्स टैक्स पे आ जाता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट से चार्ज के केस में अगर तो इन केस अ पर्सन इज लाइबल टू पे एनी अमाउंट ऑफ टैक्स शेल पे डिफ़ॉल्ट से चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। हाँ, वो उनके पास वो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो एज पर लॉ नहीं है। लॉ में ये बात लिखी हुई है। और काइबोर प्लस 3% पर एनम विच एवर इज हायर फ्रॉम द 16th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ 15 टू द डे प्receding द डेट ऑन विच टैक्स ड्यू इज पेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपने याद रखना है। यानी आपको क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आया कि आपने, आपकी सेल्स टैक्स की लाइबिलिटी बन रही थी 5 मिलियन जुलाई के महीने की, जुलाई 2024 की। ये जो जुलाई 2024 की 5 मिलियन की आपकी लाइबिलिटी बन रही थी, ये आपने डिपॉजिट करवानी थी। एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट है 25 जुलाई 2024, 25 अगस्त सॉरी।
25 अगस्त 2024। जबकि जो ड्यू डेट थी इसकी वो क्या थी जी बताएं। जुलाई की जो लाइबिलिटी है वो मैक्सिमम आपने कब तक जमा करानी है? 15 तक, ठीक है। अब आपको डिफॉल्ट पड़ेगा जी। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो कह रहा है 16 से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। और इसमें जो एक स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं ना पेपर में, जिसकी वजह से इजी मार्क्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं, और एग्जामिनर ने कई दफ़ा ये बात अपने कमेंट में भी लिखी है, वो है जिस दिन वो पेमेंट करते हैं ना वो उसको भी काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लॉ में क्या लिखा हुआ है? प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन मैंने पेमेंट करनी है उस दिन को काउंट नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफॉल्ट कितने दिनों का लगेगा? 16 तारीख से लेके 16 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक। कितने डेज बने जी? 9 डेज। अब आप कैलकुलेशन कर लें। कैसे होगी कैलकुलेशन? 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय काइबोर। लेट्स सपोज नहीं दिया हुआ, अगर अगर तो पेपर में एग्जामिनर काइबोर दे देता है तो फिर आपने काइबोर +3 या 12%, विच एवर हायर वो ले लेना है। अगर एग्जामिनर काइबोर नहीं देता तो फिर आपने 12% लेना है, ठीक है, सीधा सीधा। 12% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 365। ये क्या हो गया? फॉर्मूला गलत हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 365। ये आ गया 14,795 का जो है वो आपको 9 डेज जो आपने लेट टैक्स जमा कराया है उस पर डिफॉल्ट लगेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो देखिए आपने रिटर्न के साथ पेमेंट डिले कर दी, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकती है। हो सकता है आपको कैश फ्लो का मसला हो सकता है आपके कोई रिकॉर्ड की मसला हो, आपको रिकॉर्ड आपका अवेलेबल ना हो रहा हो। तो जाहिर सी बात है जब तक आपके पास जुलाई का सारा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा आप जुलाई की लाइबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती बुक कीपिंग के अंदर कि उन्होंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है बस। तो अब वो एक अकाउंटेंट बेचारा क्या क्या करेगा? तो उसको सारा डाटा कंपाइल करते करते पिछले महीने का डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से और डिफरेंट जगह से डाटा आता है उसके पास, ठीक है, उसको सिस्टम में वो एंटर करता है फिर कंपाइल करता है। तो करते करते उसको जो है वो इतना टाइम लग गया। अब ये वाले जो सारे रीजंस हैं ये जेन्युइन रीजंस हैं, ये टैक्स फ्रॉड में नहीं आते, ठीक है। तो इसमें तो ऐसे कैलकुलेशन होगी, लेकिन अगर आपने टैक्स फ्रॉड किया है तो फिर क्या होगा जी? फिर ये जो डिफॉल्ट से चार्ज है ना ये 2% पर मंथ है, यानी साल का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन को बड़े गौर से देखना होगा कि क्वेश्चन में उसने कोई ये वाला सिनेरियो तो नहीं दिया। ये वाला सिनेरियो दिया हुआ है तो डिफॉल्ट जो आपने बताना है वो 2% पर मंथ का बताना है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से टैक्स फ्रॉड की एक पेनल्टी भी है। ये बल्कि मैंने क्वेश्चन ही बनाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन शायद बंद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन होता है। Ali is making taxable supplies without getting himself registered under the Sales Tax Act 1990. Explain various sales tax implications
फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज विदाउट रजिस्ट्रेशन। ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में। अब आपने क्या इसका जवाब देना है जी? ये, इसमें दो तीन और चीज़ें भी आएंगी, वो भी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन जो पेनल्टी है सिर्फ वो आपको मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, अब ये जो अब तीसरी पेनल्टी अपने पास नोट कर लें, बल्कि बेहतर है अपने पास एक्सेल पे अलग से ये लिस्ट बनाते जाएं कि कौन कौन सी पेनल्टी है जो आपने याद करनी है। ठीक है, एक हमने इंटीग्रेशन वाली पढ़ ली, एक हमने रिटेल प्राइस वाली पढ़ ली, और अब ये तीसरी हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप टैक्स फ्रॉड करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी जी। ठीक है, वो ये है जी। या सीरियल नंबर 13 है, 13 नंबर है वहाँ पे, 33 सेक्शन में। A person who commits a tax fraud shall pay a penalty of 25,000 or 100% of the tax involved, whichever is higher। या 25,000 रुपया दे दो, या जितना टैक्स तुमने इवेड किया है उतना दे दो, जो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली टैक्स ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, एन इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years if the tax evaded or sought to be evaded is less than 1 billion rupees, and which may extend to 10 years if the tax evaded or sought to be evaded is 1 billion rupees and above upon conviction by a special judge। ये इस दफ़ा उन्होंने डाला है। इतनी स्वेयर पेनल्टी कहीं पे भी पहले नहीं थी लॉ के अंदर, यानी ऐसा नहीं था कि टैक्स चोरी करने पे भी 5 5 साल या 10 10 साल की सजा होगी। ठीक है, ये इस दफ़ा उन्होंने लॉ में चेंज किया है बजट के अंदर, और कह दिया है कि भाई जो तुमने टैक्स फ्रॉड किया है ना, अगर उसका न्यूमेरिकल इम्पैक्ट 1 अरब से कम है तो तुम्हें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, और अगर उसका न्यूमेरिकल इम्पैक्ट जो है वो 1 अरब से ज़्यादा है तो फिर जो है तुम्हें 10 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, इसको याद रख, अच्छी तरह से कर लीजिए। मैं वापस आ जाता हूँ जी। अच्छा। अच्छा, अगर आपने रिफंड जो है वो फ्रॉडुलेंटली ले लिया है, आपका रिफंड नहीं बन रहा था, आपने रिफंड क्लेम कर लिया, तो फिर डिफ़ॉल्ट चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? फिर डेट ऑफ एडजस्टमेंट से कैलकुलेट होगा। मिसाल के तौर पे आपका रिफंड बनता ही नहीं था, आपने 31 जुलाई 2024 पे एफबीआर से रिफंड ले लिया, आपके अकाउंट में आ गए पैसे, और 31 जुलाई 2024, और एफबीआर को जाके पता चला है 31 अगस्त को 2024 को, तो 1 महीने के लिए, यानी 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, ये जो नंबर ऑफ डेज बन रहे हैं, ये मंथ बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिफॉल्ट लग जाएगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप टैक्स की डेफिनेशन देखें ना, सेल्स टैक्स में भी इनकम टैक्स में भी, तो टैक्स की डेफिनेशन में ना उसने कहा हुआ है कोई भी टैक्स, कोई भी पेनल्टी, कोई भी लेवी, और कोई भी सरचार्ज, जैसे इस दफ़ा सरचार्ज लगा है इनकम टैक्स में, एंड एनी टैक्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड। ये बेसिकली ना सेल्स टैक्स में भी और इनकम टैक्स में भी टैक्स की डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, जब ये टैक्स की डेफिनेशन है तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के ऊपर जब हम जाते हैं तो वो कहता है जी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कैसे लगेगा। ये आपके टैक्स आउटस्टैंडिंग पे लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब जब टैक्स आउटस्टैंडिंग पे लगेगा तो डिपार्टमेंट ने यानी एफबीआर ने क्या करना शुरू कर दिया कि एक बंदे का टैक्स बन रहा था 1 मिलियन का, टैक्स फ्रॉड की वजह से पेनल्टी भी 1 मिलियन की बन गई। तो जब वो डिफ़ॉल्ट की कैलकुलेशन करते थे ना, वो टैक्स में पेनल्टी भी ऐड कर लेते थे 2 मिलियन, और फिर इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट करते थे। ठीक है, क्योंकि वो साथ ये प्ली लेते थे कि भाई लॉ में टैक्स की डेफिनेशन में पेनल्टी भी शामिल है। ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन को कैटर करने के लिए उन्होंने लॉ में ये क्लैरिफाई कर दिया है
कि डिफॉल्ट चार्ज जो है वो पेनल्टी पे नहीं लगेगा। ठीक है। डिफॉल्ट चार्ज जो है वो सिर्फ जो टैक्स की ओरिजिनल अमाउंट है ना आउटस्टैंडिंग, उस पे लगेगा। अगर आपको उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट की वजह से कोई पेनल्टी भी लग रही है तो याद रखिएगा पेनल्टी के ऊपर डिफॉल्ट चार्ज नहीं लगता। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है ये। अच्छा, फिर ये जो नोट नंबर 3 है ना, इसके ऊपर एक पेपर में 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। ये बात आपने याद रखनी है कि पेनल्टी और डिफॉल्ट चार्ज क्या कमिश्नर वेव कर सकता है? आप कमिश्नर के पास जाएं, उसे कहें यार मेरा अकाउंटेंट बीमार हो गया था, या कोविड की वजह से कंपनी बंद थी, या रिकॉर्ड आग लग गई थी वेयर हाउस में, इन सारे रीजंस की वजह से मैं जो है ना वो रिटर्न 10 दिन लेट जमा करा रहा हूँ, टैक्स भी 10 दिन लेट जमा करा रहा हूँ, तुम ये जो पेनल्टी और डिफॉल्ट है ना ये वेव कर दो। वो नहीं कर सकता वेव। ठीक है। वो कहेगा भाई जो लॉ में लिखा हुआ है उसको मुझे कंप्लाई करना पड़ेगा, मेरे पास पावर ही नहीं है। ठीक है। तो डिफॉल्ट से चार्ज और पेनल्टी कब वेव हो सकती है जी? ये सिचुएशन है जी, बोर्ड में बाय स्पेशल ऑर्डर और फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट क्या होता है जी, कोई आइडिया है किसी को? लॉ वगैरह आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा या पढ़ के आए होंगे कैफ लेवल पे, बताएं जी ऑफिशियल गजट क्या होता है? ये लास्ट पे सबसे जिसने मैसेज किया हुआ है जी, खतीजा आफ्ताब, आप बताएं। टेक्स वो ऑफिशियल गजट क्या होता है? कोई आइडिया नहीं है किसी को भी? हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात। देखें, जिस तरह एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर आपने अपडेट रहना है कि भाई यहाँ पे डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, तो आप अगले दिन सुबह उठेंगे, सुबह उठ के वो न्यूज़पेपर ओपन करेंगे, उस न्यूज़पेपर से आपको टोटल अपडेट मिल जाएगी कि भाई इस मुल्क के अंदर या इवन अब तो दुनिया का भी सारा अपडेट उसके अंदर होती है न्यूज़पेपर की, दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है या कल क्या हुआ। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में पता नहीं कितने लॉज हैं। ठीक है। अब हर रोज या हर दूसरे तीसरे हफ्ते उन लॉज में चेंजेस आती रहती हैं। अगर आप, एक बंदा है जो इस चीज़ का ट्रैक रखना चाह रहा है कि भाई, या इवन गवर्नमेंट ही है वो ये देखना चाह रही है कि पूरे साल में लॉ के अंदर जो चेंजेस आई हैं या जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो क्या हुई हैं, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ होता है ना उसे कहते हैं ऑफिशियल गजट। कोई भी चीज़ जब तक ऑफिशियल गजट में नोटिफाई ना हो वो लॉ नहीं बनती। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। इसलिए उसने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करना है। ठीक है। और या अगर बोर्ड है तो बोर्ड ने स्पेशल ऑर्डर करना है। ये दोनों अगर ये काम करेंगे तो वो किसी भी बंदे को पेनल्टी से या डिफॉल्ट चार्ज से वेवर दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं है, ये काम करना पड़ेगा, या बोर्ड करे या फेडरल गवर्नमेंट करे। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है जी किसी का? अच्छा, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है तो हम सिर्फ ना 5 मिनट्स की ब्रेक कर रहे हैं। 5 मिनट्स की ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। और अब मैं वापस उस पर आ रहा हूँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। अब मेरे ख्याल में जितनी भी हाँ, बी के केस में ना उसने चेंज नहीं किया। बी के केस में आप कह रहे हो कि बी में भी काइबोर होना चाहिए। आपकी वो पहला पॉइंट तो आपका ठीक है कि जो बी है वो अ, सिर्फ टैक्स फ्रॉड से पर्टेन कर रहा है। लेकिन बी में उसने काइबोर से लिंक नहीं किया हुआ, उसने सिर्फ 2% पर मंथ रखा हुआ, यानी साल का 24%। तो आपको पर मंथ ही लेना है। ठीक है, काइबोर नहीं लिखा उसने वहाँ पे। अच्छा, मैं ये बताने जा रहा था कि अब जितनी भी मेरे ख्याल में बेसिक लेवल की चीज़ें हैं ना, वो मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है। ये वैल्यू सप्लाई वाला टॉपिक भी मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा, या आज देखता हूँ जितना हो सकता है। तो इसके बाद ना, अब जब आपकी क्लासेस होंगी ना नेक्स्ट वीक से, तो फिर उसमें थोड़ी सी मैं स्पीड पकड़ लूँगा। ठीक है। तो अब आप इसलिए ये जो पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, ये बेसिक लेवल की इसमें चीज़ें थी सारी, ये अगर आपने अच्छी तरह से नहीं समझी होंगी ना, तो फिर आगे आपको मसला आएगा। क्योंकि जैसे ही मैं स्पीड पकड़ूंगा, फिर आपको अगर पिछले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अगले वाली बात क्लियर क्लियर नहीं होगी। ठीक है। इसलिए अभी से मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि ये वाले जो जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं ना, उनको क्लियर कर लें अच्छी तरह से, उन लेक्चर्स को दोबारा से सुन लें। किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो मेरे से डिस्कस कर लें, क्लास के पहले कर लें या क्लास के बाद में कर लें। ठीक है। अब ज़रा आगे चलते हैं जी। वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंपोर्ट वाला पोर्शन तो हमने सारा पढ़ लिया, ये नोट 2 तक। अब ज़रा लोकल सप्लाई की तरफ आ जाते हैं जी। कि लोकल सप्लाई में वो क्या बात करता है जी। वो कहता है जी, कंसिडरेशन इन सप्लाई विच अ सप्लायर रिसीव्स। बस यहाँ पे जाके बात ख़त्म कर देता है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़रा समझिएगा इसको, कि ये कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि भाई जो चीज़ तुम बेच रहे हो ना, उसके अगेंस्ट जितनी कंसिडरेशन तुम्हें मिल रही है, ये है भाई तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब इसके अंदर लोगों ने कहा कि भाई जब तुमने ये बात लिख दी है तो इसमें तो लोग दो नंबरिया करेंगे। कैसे दो नंबरिया करेंगे कि एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे मिनरल वाटर है। ठीक है। मा, इसकी मार्केट वैल्यू है 50 रुपीज़ पर बोतल। तुमने इनवाइस कर दी है 30 पर बोतल की, बाकी का 20 जो है तुम आउट ऑफ बुक्स ले रहे हो। ठीक है। तो क्या सेल्स टैक्स 30 रुपये पे देना है? सेल्स टैक्स तो 50 पे देना है। लेकिन जब लॉ की वर्डिंग हम पढ़ते हैं तो वहां पे तो सीधी सी बात लिख दी, हालांकि यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था कि अ कंसिडरेशन विच अ सप्लायर रिसीव और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ये लिखना चाहिए था यहाँ पे। फिर अगर इस तरह की जो दो नंबरी लोग करते हैं वो ख़त्म हो जाती। लेकिन उसमें फिर उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता ना और मार्केट वैल्यू, तो फिर उस कॉन्सेप्ट को एफबीआर ने मिस यूज़ करना था। एफबीआर ने कहना था भाई ये जो प्रोडक्ट तुमने बेची है ना, ये 50 की तुमने दिखाई है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की एक ही वक्त में डिफरेंट जगहों पे प्राइस फ़र्क होती है, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। या फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट की बात कर लें, एक आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पे हो सकता है जो कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी स्प्राइट वगैरह, वो आपको 50 रुपए की मिल जाए।
एक रेस्टोरेंट में जाएं वहां पे वो 100 रुपए की दे रहा है, बाज रेस्टोरेंट में आप जाएंगे वहां पे 500 की भी मिलती है कोल्ड ड्रिंक। ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं। अब अगर ये बात लिख दी जाती तो एफबीआर ने कहना था नहीं भाई, जो कोल्ड ड्रिंक है ना उसकी मार्केट वैल्यू वैसे तो 30-40 रुपए की अगर फॉर एग्जांपल है तो 100 रुपये है। मैंने एवरेज निकाल ली है। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सी बात लिख दी कि जितनी की तुम अपनी इनवाइस वैल्यू पे सेल दिखाओगे ना, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। ठीक है। अच्छा, अब उसने इसमें पावर दे दी टैक्स पेयर को कि टैक्स पेयर जो है वो मार्केट वैल्यू और एक्चुअल जो वैल्यू है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है। ये मार्केट वैल्यू से कम पे दिखाए ताकि सेल्स टैक्स भी कम देना पड़े। ऐसी सिचुएशन को कैटर करने के लिए लॉ में एक अलग से प्रोविजन दी हुई है। वो क्या है जी, पहले वो समझ लीजिए। वो ये है। ये डी क्लॉज है जी। रीजंस टू बिलीव दैट वैल्यू इज अंडर डिक्लेयर्ड, then the value determined by a valuation committee consisting of एफबीआर एंड ट्रेड एसोसिएशन। वो कहता होगा क्या, अगर कमिश्नर को लगता है कि भाई जो वैल्यू इनवाइस पे आ रही है ना वो कम है मार्केट वैल्यू से, तो एफबीआर क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा जी। वो कमेटी में कौन कौन होंगे, एक एफबीआर का रिप्रेजेंटेटिव होंगे एक दो, और सेकंड जिस इंडस्ट्री में आप बैठे हुए हो ना उस इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो भी उन्होंने मेन एक एसोसिएशन बनाई हुई है उस एसोसिएशन के 2-4 मेंबर होंगे उस कमेटी में। 2-4 बंदे एफबीआर के होंगे। वो आपस में मिलके ये बात डिसाइड करेंगे कि भाई तुमने इनवाइस पे फर्टिलाइजर का बैग दिखाया हुआ है 5,000 रुपये का, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू 6,000 रुपये थी। अगर वो आपस में बैठ के एग्री कर लेते हैं तो सेल्स टैक्स जो है वो 6,000 रुपये लगेगा। ठीक है। बाकी का जो 1,000 है जो उसने इनवाइस पे कम दिखाया हुआ है वो उससे रिकवर होता है। अगर वो कंसेंसस नहीं कर पाते तो ओबियसली फिर 5,000 रुपये लगेगा। ठीक है। ये जो एसोसिएशन, ये जो कमेटी बन रही है ना, ये बेसिकली इसलिए उन्होंने बना दी कि एफबीआर इस चीज़ को मिस यूज़ ना कर ले, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कमिश्नर जो होते हैं ना वो तो किसी की नहीं सुनते हैं। वो आप जब आपको कल प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से वो असेसमेंट अमेंड करते हैं। यानी कोई सर पैर नहीं होता उसका, कोई लॉजिक नहीं होती, कोई लॉ की प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन नहीं होती, बस करना है तो कर दिया। बस ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर में अरबों रुपए की डिमांड है जो क्रिएट कर दी। अब वो जो अरबों रुपए की डिमांड है कल को अपील में जाके टैक्स पेयर जीत जाता है। जैसे जो बड़े बड़े जितने भी कंसल्टेंट है पाकिस्तान के, उनका एस्टिमेट ये है कि ये जो 4,000 अरब रुपया जो अपीलों में फंसा हुआ है ना, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये वाला, इसमें से बड़ी हद है मैक्सिमम जो रिकवरी हो सकती है ना वो 300 से 400 बिलियन की है। यानी ये जो ऑर्डर्स हैं जो, ये सॉरी, ये जो केसेस हैं जो एप्लेंट फॉरम्स पे फंसे हुए हैं, ये अगर सुन के कोर्ट्स डिसाइड भी कर दें ना तो मैक्सिमम 300 से 400 अरब रुपया डिपार्टमेंट को आएगा। बाकी सारे की सारी जो डिमांड है वो फॉल्टी है, वो टैक्स पेयर की फेवर में हो जाएगा फैसला। ठीक है। इसलिए उन्होंने ना सेल्स टैक्स में भी ये कहा कि कमिश्नर को मैंने सोल डिस्क्रिशन या सोल पावर नहीं देनी, एक कमेटी बन जाएगी, कमेटी डिसाइड कर लेगी, और कमेटी में दोनों तरफ से बंदे होंगे। ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब जरा आगे चलते हैं जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? जी जी। जो केसेस रिकॉर्ड वाले जब आप सेक्शन में जाएंगे ना 174 में, उसमें एक बात लिखी हुई है कि जिन केसेस में आपकी अपील चल रही है ना किसी भी फॉरम पे, उसमें 6 साल वाली प्रोविजन नहीं है, उसमें आपको इनडेफिनेट पीरियड के लिए रिकॉर्ड रखना होता है। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं जी।
आगे वो कहता है जी प्रोवाइडेड इन केस कंसिडरेशन इज। अब ये बात समझिएगा जी, ये भी कि कोई भी सेक्शन में जब प्रोवाइडेड का वर्ड आ जाए तो क्या मतलब होता है जी, बताएं। जी आयशा आप बताएं, लास्ट पे आपका मैसेज था। जब प्रोवाइडेड का वर्ड आ गया तो आगे जो चीज़ एक्सप्लेन होने लगी है वो क्या बता रही है? विद कंडीशंस नहीं, विद कंडीशंस नहीं। हाँ जी। आगे अब जो चीज़ एक्सप्लेन होने लगी है ना, वो पिछली बात की एक्सेप्शन है। समझ आ गई बात की? तो पिछली बात हमने क्या की थी कि जितने पैसे तुम्हें मिल रहे हैं वो वैल्यू सप्लाई है। लेकिन आगे की अब जो तीन इंस्टांसेस आ रहे हैं ना, उसमें ऐसा नहीं है। अच्छा उसमें क्या है जी? वो कह रहा है जी इन केस कंसिडरेशन इज इन काइंड और पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन मनी। कि तुमने लैपटॉप दे के मोबाइल ले लिया, या लैपटॉप दे के मोबाइल ले लिया और साथ 20,000 रुपये ले लिए। ठीक है। कि कंसिडरेशन अगर इन काइंड है या पार्टली इन काइंड है और पार्टली इन कैश है, तो फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आगे एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास लैंड थी 2.5 मिलियन की और 75,000 रुपये का कैश था। ठीक है। सॉरी, आपने 2.5 मिलियन की लैंड ले ली और 75,000 का कैश ले लिया। लेकिन उसके अगेंस्ट जो चीज़ आपने दी है ना, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 2.8 मिलियन थी। तो सेल्स टैक्स जो होगा वो 2.8 मिलियन पे चार्ज होगा। ये शायद यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। ये एग्जाम्पल है जी, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 10। ही सप्लाइड 2,000 tons of steel to Shoaib Limited. The market value of the supply is 2.8 million exclusive of sales tax। कि जो उसने 2,000 टन स्टील बेचा है ना शोएब को, उसकी मार्केट में वैल्यू थी 2.8 मिलियन, सॉरी। अच्छा, owing to financial difficulties, Shoaib Limited has requested to settle the price by transferring a portion of the building having a market value of rupees 2.5 million and to pay 75,000 in final settlement along with the applicable sales tax by way of a cross check। शुएब के पास 28 लाख रुपया नहीं था। उसने कहा भाई ऐसा करते हैं, मेरे से ये लैंड ले लो जो कि 25 लाख रुपए की है, और ये मेरे से कैश ले लो जो 75,000 रुपये। तो अब इस केस में अगर तो हम इस चीज़ पे जाते, अगर ये प्रोविजो ना दी होती ना लॉ में, सिर्फ ये इस बात पे जाते, तो फिर वैल्यू सप्लाई कितनी होनी थी? फिर आपकी वैल्यू सप्लाई होनी थी 25 + 75,000। ठीक है। लेकिन उसने कहा है नहीं भाई, तुमने मार्केट वैल्यू निकालनी है। मार्केट वैल्यू जो होगी ना वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। तो इस केस में वैल्यू सप्लाई कितनी होगी? 2.8 मिलियन। इसका ज़रा आंसर पहले पढ़ लें, फिर इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, वो भी अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। ये आंसर पढ़ लें। जितना मैंने हाईलाइट किया है ना, बस ये पढ़ना है आपने। इससे नीचे वाला जो डिस्काउंट वाली बात है ना, वो भी चूंकि हमने पढ़ी नहीं है तो उसको भी स्किप कर दें।
कंसिडरेशन रिसीव्ड में लैंड भी तो आ जाएगी ना, यानी कैश तो आपको मिल गया है ना, कैश इक्विवेलेंट, यानी आप अगर लैंड को बेचोगे तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएगा। जी पढ़ लिया जी, सभी लोगों ने, आगे चलें। अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन आया है, ये आई कैब में एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, अब जरा एक बात देखिएगा, ये ना क्वेश्चन नंबर 39 है, उसका बी पार्ट है। इसमें आपने उसको, उसने आपको ना दो चार ट्रांजैक्शंस बना के दे दी, और आपसे कहता है जी डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस मेड बाय एनजे। एनजे क्या है जी? एक रजिस्टर्ड टीयर 1 रिटेलर है, जो कि नवाब सिराज उसको ओन करता है, और उसका काम जो है वो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी वगैरह में और उसके आर्टिकल्स में डील करना है। इसका पॉइंट नंबर 3 है जी, सोल्ड a gold jewelry set of 8 tolas imported from Dubai to a customer in exchange of 10 tolas of gold in unworked condition। कि दुबई से उसने 8 तोले का जो इम्पोर्टेड सेट था वो देके अनवर्क कंडीशन में 10 तोला सोना जो है वो ले लिया। द प्राइस ऑफ द गोल्ड पर तोला ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज वाज ₹128,000। अच्छा, आप ज़रा बताएं जी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? इसको, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ें। एक सेकेंड। ज़्यादातर लोगों ने ठीक बताया है, सिर्फ इसमें कन्फ्यूजन कुछ लोगों को कैसे हो रही थी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना, उन्होंने कहा भाई दिया तो 8 तोले है ना, तो 8 तोले की मार्केट वैल्यू निकालने हैं, यानी 8 × 128,000, ये गलत है। हाँ जी। नहीं, कंसिडरेशन रिसीव्ड या पेड का वर्ड नहीं है। जो भी चीज़ आप एक्सचेंज करेंगे ना, सिंपल सी बात आपने जहन में रख लेनी है, वरना तो फिर यहाँ पे उलट हो जाएगा ना। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन किया है आपने, ये वाला, जिसमें आपने 28 लाख रुपए का स्टील दे के 25 लाख और 75 हज़ार रुपए की कंसिडरेशन रिसीव कर ली है, तो अगर रिसीव्ड की वाली बात आपकी मान ली जाए बिलाल, तो उस केस में तो फिर 25 75 होनी चाहिए वैल्यू सप्लाई। ठीक है, उसने सिंपल सी बात लिखी हुई है कि अगर तुम इन काइंड या पार्टली इन काइंड और पार्टली इन कैश करोगे, तो जो भी मार्केट वैल्यू है ना, फेयर मार्केट वैल्यू, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हायर की बात हो रही है। हाँ जी।
दोनों में से जो हायर है ना, जो आपने रिसीव किया है या पे किया है, जिसकी वैल्यू हायर है वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। क्लियर है जी बात? अच्छा, आगे चलता हूँ जी। बिटवीन एसोसिएट्स या डिफिकल्ट टू असरटेन, ये दोनों अलग अलग प्रोविजंस थी, मैंने कंबाइन कर दी हैं कि अगर आपने जो सेल की है अपने किसी एसोसिएट को की है। अच्छा, अब एसोसिएट की जो डेफिनेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे दी हुई है जी। आपने कैफ लेवल पे भी पढ़ी होगी। ये है जी एसोसिएट की डेफिनेशन, ये two persons shall be associates where the relationship between two is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other। एक बंदा दूसरे के अंडर है, उसके इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। वन पर्सन sufficiently influences either alone or together with an associate the other person, ठीक है। और इन्फ्लुएंस कब कर सकता है जी? जब जो भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है वो सारी की सारी जो है वो उसकी बेस पे ली जा रही है, ठीक है। जैसे अक्सर ग्रुप कंपनीज में होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है ना वो हमेशा इन्फ्लुएंस में होती है पेरेंट के, ठीक है। जो पेरेंट ने करना है वही सब्सिडरी, जो पेरेंट ने कहना है वही सब्सिडरी ने करना है जनरली, ठीक है। अच्छा, आप किसी ऐसे बंदे के साथ ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं जो कि किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे टैक्स हेवन्स हैं। टैक्स हेवन्स का मतलब होता है जहाँ पे टैक्स नहीं है, जैसे दुबई हो गया, ठीक है, दुबई फ्री जोन हो गया, इसी तरह से मॉरिशियस वगैरह और दो चार और, पनामा वगैरह, इस तरह की जगह हैं जहाँ पे, मॉरिशियस वगैरह जहाँ पे इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है, ठीक। तो लोग नॉर्मली अपने प्रॉफिट को पार्क करने के लिए, वो कैसे पार्क करते हैं मैं आपको इनकम टैक्स में समझाऊंगा। वो बेसिकली ऐसे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं जो कि ज़ीरो ज़ीरो टैक्स regime में बैठे हुए हैं। उसके साथ आपने कोई ट्रांजेक्शन कर ली है, ठीक है। ये तीन बातें तो उसने जनरली लिख दी कि आप एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में हैं, एक दूसरे की इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे बंदे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो ज़ीरो रेटिंग regime में बैठा हुआ है। इसके अलावा उसने स्पेसिफिकली भी बता दिया कि कौन कौन एसोसिएट है जी। कोई भी इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव। अच्छा, अब रिलेटिव में तो हर बंदा निकल आएगा, आपका कज़न भी आपका रिलेटिव है, आपका कज़न का कज़न भी आपका रिश्तेदार निकल आया ज़रूरत पड़ने पे। तो क्या रिलेटिव में सारे ही आ जाएंगे? वो कहता है नहीं, रिलेटिव में सिर्फ आपकी ब्लड चेन, आपके फादर, ग्रैंड, आपके इंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स, ठीक है। यानी फादर से जो चेन चली है, उसका बेटा है, फिर उसका आगे बेटा है, ये जो सारी सप्लाई चेन, ये जो सप्लाई चेन कह रहा हूँ, ये जो सारी ब्लड चेन है ना, या आपकी स्पाउस है, या आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, ये आपके रिलेटिव में आएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई अंकल है, आपका मामू है, आपका चचा है, वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ब्रदर तो आ जाएगा, ब्रदर और सिस्टर, वो तो आप ब्लड चेन से आपके फादर की ब्लड चेन में है ना। अच्छा। अच्छा, या कोई भी बंदा जो किसी एओपी में मेंबर है, यानी एओपी में, यानी आपकी जो फॉर एग्जांपल एक सीए की फर्म है, तो सीए की फर्म में जो पार्टनर्स हैं ना वो एसोसिएट्स हैं आपस में, ठीक है। ठीक है, लेकिन ए और बी में भी उसने एक बात लिख दी कि, यानी ये रिलेटिव वाली बात और एओपी वाली बात, इसमें भी उसने कहा कि आप उसी वक्त एसोसिएट होंगे जब कमिश्नर इस बात से सेटिस्फाइड है, यानी कमिश्नर ने ये बात प्रूव करनी है कि वो दोनों आपस में एसोसिएट है। वरना तो एक सीए की फर्म है जिसमें 10 पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर कहेगा यार मैं उसको कहाँ से इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, वो अपनी मर्जी से काम करता है, मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, मेरी तो उससे कोई वो नहीं है। हमें बस आपस में चूंकि एक फर्म में पार्टनर है तो सलाम दुआ है या बातचीत है, लेकिन वो मेरा एसोसिएट नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम एसोसिएट्स हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने लिख दिया कि अगर ये जो दो केसेस है ना, इंडिविजुअल और उसका रिलेटिव, रिलेटिव में भी हो सकता है ना, आपका भाई है वो कहे यार मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, मैं तो इसके साथ ऑब्वियसली मेरा भाई है, लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि मैं इसके इन्फ्लुएंस में हूँ,
मैं इसका छोटा भाई हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, ये अपनी मर्जी से करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये मेरा एसोसिएट है? तो इन दोनों में वो कह रहा है कि अगर तो कमिश्नर को आप सेटिस्फाई कर देंगे कि वो एक दूसरे के इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे, तो फिर एसोसिएट्स नहीं बनेंगे। ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये जो बाकी के 3-4 केसेस हैं ना, इसमें तो वो कहता है कि तुम हर सूरत में एसोसिएट हो। कब है जी? कोई भी मेंबर और एओपी, जब आपका उस एओपी में 50% या उससे ज़्यादा शेयर, कोई भी ट्रस्टी और ट्रस्ट, ये भी एसोसिएट्स हैं आपस में, कोई भी शेयर होल्डर और कंपनी, जब शेयर होल्डर का उस कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा शेयर है, कोई भी दो कंपनियां, जब कोई एक बंदा इधर अलोन या किसी और बंदे के साथ मिलके उन दोनों कंपनियों में 50% या उससे ज़्यादा का शराकतदार है, यानी कोई एक दाऊद ग्रुप है फॉर एग्जांपल, तो एक डायरेक्टर जो है एंग्रो का, उसके पास एंग्रो के भी 50% शेयर हैं, और उसके पास दाऊद हरकुलीस के भी 50% शेयर हैं। अब वो जो दाऊद हरकुलीस और एंग्रो हैं, ये आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है। ये जो डेफिनेशन है मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, टैक्स फ्रॉड वगैरह, या इनको आपने याद नहीं करना, या आपसे पेपर में रिप्रोडक्शन नहीं मांगेगा। इन डेफिनेशनों की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वो पूछेगा, बस उस एक्सटेंड तक जो कॉन्सेप्ट आपको कन्वे किया जा रहा है ना, उसको आपने समझना है। ठीक है। अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, इनमें से कोई एक आधा सिनेरियो वो ट्रांजैक्शन में डालेगा, और आप से वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ये ट्रांजैक्शन एसोसिएट से हुई है या नहीं हुई। जब एसोसिएट से हुई है, तो फिर अगली बात आपको बतानी पड़ेगी कि इस केस में जो सेल्स टैक्स चार्ज होगा ना, वो मार्केट वैल्यू पे होगा या एक्चुअल वैल्यू पे, विच एवर इज हायर। ठीक है। इस केस में एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं लेनी है आपने, बल्कि ये प्रोवाइजो में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम बास केसेस में जो प्रोडक्ट होती है ना, उसकी वैल्यू डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा कस्टमर जो होता है ना, वो आपसे इस तरह की प्रोडक्ट कोई कस्टमाइज्ड किस्म की बनवा लेता है कि वैल्यूएशन असरटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे केस में भी वो बता रहा है कि जो भी एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू है या जो भी मार्केट वैल्यू है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अगर आप जनरल पब्लिक को ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल कर रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप, तो अगेन जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, यानी ये वो हायर परचेज वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी उसकी ओपन मार्केट प्राइस होगी वो एक्सक्लूडिंग मार्कअप, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। मार्कअप जो है वो हमेशा आपने एक्सक्लूड करना है, चाहे आपकी क्रेडिट सेल ही क्यों ना हो। ये भी बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इस दफ़ा आपकी संडे को भी क्लास होगी, संडे को टाइमिंग्स वही हैं, 12 से 2। ठीक है जी। तो संडे वाले दिन अब मुलाकात होती है जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं, वरना फिर मैं इसको क्लोज करने लगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।